हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन वीआरडी क्लासेस में। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे मानव नेत्र का सेकेंड पार्ट। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा मानव नेत्र का सेकेंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने प्यारे भाई और बहनों तक और जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए और कॉपी पेन लेकर मेरे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल मैंने मानव नेत्र के विषय में सारा टॉपिक A to Z बता दिया था पूरा डिटेल में, लेकिन मैं आज इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करूंगा और फिर इसको बताने के बाद जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है उसको बताऊंगा। तो जल्द से जल्द कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। मेरा हर एक वर्ड आपके लिए एक क्वेश्चन बनेगा। मैं जो बोलूँगा आप उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतना सारा टॉपिक है कि मैं लिख नहीं सकता। इस बोर्ड पर लिखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनेगा। और हेडिंग हम लिखे थे मानव नेत्र की रचना, मानव नेत्र की रचना। हमें इस टॉपिक में क्या था, मानव नेत्र की रचना करना था कि मानव नेत्र कैसे कैसे मिलकर बना है। सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे नंबरिंग करने से क्या होता है कि आप नंबर वाइज याद रखेंगे कि किसको किस नंबर पर बोलना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अच्छी तरीके से और पूरा बेहतरीन तरीके से आप मानव नेत्र की रचना कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप नंबरिंग नहीं याद रखते हैं कि किस नंबर पर किसको बोलना है, तो आप रचना तो कर देंगे पर सही तरीके से नहीं होगा। समझिएगा। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जो हमारा मानव नेत्र है वह कई परतों से मिलकर बना हुआ है, और जो सबसे ऊपर वाली परत है उसे दृढ़ पटल कहते हैं। और यह पटल क्या होता है कि काफ़ी मजबूत होता है और अपारदर्शी होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। और फिर इस मतलब यही वाला परत है, और इस गोले का जो सामने वाला भाग होता है वो अपारदर्शी होता है, उभरा हुआ रहता है, जिसे कार्निया कहते हैं। और नेत्र में प्रकाश कार्निया से ही होकर जाता है। दृढ़ पटल यानी कि आप हमारा आँख देखिए, जो वाइट वाला पोर्शन है मतलब किनारे किनारे उज्जर मतलब सफ़ेद है, उसको दृढ़ पटल कहते हैं। और इस गोले के सामने जो उभरा हुआ भाग है उसे कार्निया कहते हैं। और नेत्र में प्रकाश इसी से होकर जाता है। इसके ठीक पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती थी, एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली थी जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। पुतली की विशेषता यह है कि अधिक प्रकाश में अपने आप को छोटा और कम प्रकाश में अपने आप को बड़ा कर लेता है, जिससे प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती हैं और जिससे वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है। और देखिएगा, इसके ठीक पास मतलब आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस क्या होता है कि नेत्र लेंस कई परतों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके अगले भाग की वक्रता त्रिज्या काफ़ी बड़ी होती है और पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या काफ़ी छोटी होती है। अगले भाग की वक्रता त्रिज्या इसलिए बड़ी होती है क्योंकि प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में आँखों में प्रवेश करना होता है, इसलिए अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। और यह कई परतों से मिलकर बना हुआ होता है, कई परतों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे समझिएगा, यह हमारा मानव नेत्र है, इस पर बहुत सारे लेयर लगे रहते हैं। तो जो सबसे आगे का भाग होता है, आगे वाली परत होती है, उसका जो अपवर्तनांक होता है सबसे बड़ा होता है। फिर इसके जो आगे है उसका अपवर्तनांक बड़ा होगा, यानी कि अपवर्तनांक घटते जाता है, बाहर से भीतर की ओर घटते जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो ये लेंस है, लेंस के भीतर जाएंगे तो इसका अपवर्तनांक घटते जाता है। और मध्य वाली परत का अपवर्तनांक 1.44 होता है, 1.44 होता है। देखिएगा, जब वस्तुओं को दूर से देखना रहता है तो ये हमारी जो लेंस है सीलियरी मांसपेशियाँ, ये जो मांसपेशियाँ लिखी हैं सीलियरी मांसपेशियाँ, सीलियरी जो सीलियरी लेंस हमेशा एक जगह मतलब व्यवस्थित रहता है, उसको सीलियरी मांसपेशियाँ ऐसे मतलब पकड़कर एब्जॉर्ब की रहती हैं और यहीं पर रहता है। जैसे दूर की वस्तुओं को देखना रहता है तो यही मांसपेशियाँ मिलकर दोनों ओर से
दोनों ओर से ऐसे खींच देती हैं, जिससे लेंस बड़ा हो जाता है और दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। और जब नज़दीक की वस्तुओं को देखना रहता है तो ये जो मांसपेशियाँ होती है दाब देती हैं और यह लेंस जो होता है छोटा हो जाता है, जिससे नज़दीक की वस्तुओं को आसानी से देखते हैं। नेत्र लेंस, इसके बाद देखिए नेत्र लेंस की मतलब दूसरी तरफ ये सारा जली द्रव होता है और नेत्र लेंस के पहले भी काफ़ी सारा ये जल भरा रहता है। यह जो जल होता है नमकीन होता है, मतलब खारा रहता है, नमकीन, जिसे जली द्रव कहते हैं। लेंस के ठीक पीछे यह जो होता है यह जल भी पारदर्शी होता है, पारदर्शी, यह भी पारदर्शी होता है और यह भी मतलब खरा होता है। इसका यूज क्यों किया गया है बताएंगे। लेंस के ठीक पीछे यह जो परत देख रहे हैं उसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उसको जानने से पहले आप जानिए धीर पटल के नीचे कोरोइड होता है। इसमें क्या होता है कि पूरा विटामिन, ब्लड मिनरल्स ये सारे भरे रहते हैं। विटामिन भरे रहते हैं, ब्लड भरा रहता है, लिख दे रहे हैं विटामिन ब्लड ये सारा कोरोइड में भरा रहता है। और समझिएगा, और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। और जो हमारा लेंस होता है, लेंस की आप जानते हैं कि जब छोटा हो रहा है तो इसका वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी और जब बड़ा हो रहा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब बड़ी हो जाएगी। यानी कि नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। और जो यह जल होता है इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है और 6 है। और कांच वाला जो कांच द्रव है इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। समझिएगा नेत्र लेंस में इस जल का क्यों प्रयोग किया गया। आखिर में जो नेत्र है उसमें नेत्र लेंस और रेटिना काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नेत्र लेंस और रेटिना को बचाने के लिए कांच द्रव का प्रयोग किया जाता है और नेत्र लेंस को बचाने के लिए जली द्रव का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, जैसे समझिए कि हमारा नेत्र है वो गोल क्यों दिखता है। आखिर में गुब्बारा आप लेंगे, गुब्बारा में जब हवा नहीं भरी रहेगी या फिर पानी नहीं भरे रहेगा तो वह मतलब छोटा दिखाई देगा। जैसे आप उसमें गुब्बारा में हवा भर दीजिए या फिर पानी भर दीजिए, गुब्बारा बड़ा दिखाई देने लगता है, गोल दिखाई देने लगता है। और जैसे हमारी खोपड़ी है उसमें हड्डी भरी है इसलिए वह गोल दिखाई देता है। लेकिन मानव नेत्र क्यों गोल दिखाई देता है, इसमें तो कोई हड्डी नहीं रहती है। समझिएगा, यह जो पानी है इसके कारण मानव नेत्र गोल नहीं दिखाई देता है। यह बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। आपको अनुभव करिए, पानी में गुब्बारा में थोड़ा सा पानी रखेंगे तो लगेगा कि नहीं कि वह मतलब गुब्बारा फूला हुआ है। लेकिन जैसे ज़्यादा पानी भर देंगे या फिर ज़्यादा हवा भर देंगे तो लगेगा कि वह गोल है। इसीलिए नेत्र को गोल बनाए रखने का कारण कांच द्रव का है। कांच द्रव में ज़्यादा पानी होता है, यानी कांच द्रव उस पानी को बोलते हैं, इस पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि कांच द्रव का ज़्यादा मात्रा होती है, जिस कारण से हमारा नेत्र गोल होता है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसकी आँखों में आप सुई चुभो देंगे तो पानी निकल आएगा और आप देखेंगे कि जो आँख होती है वो छोटी हो जाती है। यही कारण है, वो पानी निकल जाता है। आप कोस देंगे पानी निकल जाएगा और आँखें छोटी दिखाई देने लगेगी। जब प्रकाश किरणों को यहाँ से भेजते हैं तो लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर जाता है और रेटिना पर पूरा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। रेटिना के बीचों बीच में एक भाग है जिसे पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं, वहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन समझिएगा, इसमें बहुत सारे लेयर हैं, नॉब्स भी होती हैं। लेकिन यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक पीत बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन रेटिना पर बनेगा तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन इस पीत बिंदु के बीच में भी एक छोटा सा भाग होता है, सबसे बीचों बीच वाला वही भाग होता है जिसे फोबिया सेंट्रॉइड कहते हैं। फोबिया सेंट्रॉइड पर बना हुआ प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जो तीरंदाज होते हैं, तीरंदाज या फिर जो शूटर लोग होते हैं, वो निशाना को भेदने के लिए वो क्या करते हैं, एक आँख
ऐसे बंद कर लेते हैं और जो निशाना लगाते हैं वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनाते हैं, अपना फोविया सेंट्राइड में। और जैसे मान लीजिए आप ऐसे हैं, कोई इधर व्यक्ति है, उसे सामने से बात नहीं करेंगे, तिरछा आँख से ऐसे देख रहे हैं ऐसे करके, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो पीतबिंब पर न बनकर रेटिना पर यहाँ बन जाएगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बन सकता है, मतलब रेटिना के कहीं और बनेगा, न कि पीतबिंब पर बनेगा, इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और लड़की का तो बातें मत करिए, वो तो सीधे नहीं देखती है, सोचती है कि उनका वैल्यू गिर जाएगा, ऐसे किनारे से देख लेती हैं और समझती हैं कि मतलब हमारा वैल्यू बढ़ा रहे। लड़का छोड़िए, लड़का वो काफ़ी खतरनाक होता है, वो तो बिना डरे सीधे देख लेता है सामने से। खैर उनका बात छोड़िए। पीतबिंब पर बना हुआ प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन फोविया सेंट्राइड पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब भी स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा जितना कि फोविया सेंट्राइड पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। यहाँ से देखिए, ये बहुत सारी नस रहती हैं, ऐसे गई रहती हैं। यहाँ से जो नस रहती है वह सीधे जाकर ब्रेन में, मतलब मस्तिष्क में जुड़ी रहती है, इसको बोलते हैं अंधबिंद। यहाँ से प्रकाश जब यहाँ से प्रवेश करता है तो यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसे बोलते हैं अंधबिंद। यहाँ से जो प्रकाश गई रहती हैं वो मस्तिष्क में जाकर जुड़ी रहती हैं, और इसमें जो नब्स होती हैं, 2 प्रकार की नब्स होती हैं, जिनको बारी बारी से पढ़ना है, यहीं पर हम बता देते हैं। 2 प्रकार की नब्स मिलती हैं, जिनको बोलते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं बाबू, एक को बोलते हैं राड और दूसरा को बोलते हैं कोन। राड वाला क्या होता है? राड वाला जो होता है वो अंधेरा को बताता है, उजाला को बताता है, और जो कोन होता है रंगों के लिए सुगराई होता है, अर्थात वह रंगों का निर्धारण करता है, और राड दिन और रात का निर्धारण करता है। जिसमें राड की मात्रा ज़्यादा होती है वो काफ़ी अंधेरा में भी तेज से देख सकता है। जैसे समझिएगा, जो उल्लू होता है, उल्लू के मतलब उल्लू के आँखों में जो राड की मात्रा होती है काफ़ी अधिक होती है, जिस कारण से वह रात में भी देख सकता है, लेकिन दिन में नहीं देख पाता। हर एक चीज़ की लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए खाना है, खाना में कम नमक रहेगा तो उतना अच्छा लगे, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज़्यादा नमक रहेगा तो वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। उसीलिए हर चीज़ का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और जो कोन होता है वह रंगों का निर्धारण करता है। जो जानवर होते हैं उनमें कोन की मात्रा काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जिनमें कोन की मात्रा थोड़ी सी पाई जाती है। इसीलिए कोन की मात्रा न होने के कारण जानवरों को हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट नजर आती है। सांड जो होता है उसमें थोड़ा सा रंगों का पहचान कर लेता है, लाल रंग उसे आसानी से दिखाई देता है, और सब के सब रंग ब्लैक एंड वाइट उसको नज़र आते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब यहाँ से प्रकाश किरणों को भेजा जाता है तो रेटिना पर बनता है, लेकिन कोरोइड में, मतलब कोरोइड में जो क्या बोलते हैं मिनरल्स होता है, ब्लड होता है, वही रेटिना को सप्लाई देता है, तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। नहीं तो यहाँ पर कैसे बनेगा जब यहाँ से सप्लाई भी नहीं देता है। हर एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया था, फिर इसमें भी बता दिया हूँ। प्रश्न पूछता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस और आइरिस के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है? तो बताएंगे जल द्रव। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में कौन सा जल भरा रहता है? तो कांच द्रव। फिर से पूछेगा कि, फिर से पूछ सकता है कि रंगों के लिए कौन प्रभावी होता है? तो रंगों के लिए दंडाकार सेलें, मतलब कोन को शंक्वाकार सेलें बोलते हैं हिंदी में, शंक्वाकार सेलें प्रभावित होती हैं। और अंधेरे और दिन को कौन बताता है? जो राड वाला होती हैं दंडाकार सेलें, वो प्रभावित करती हैं। उल्लू की, मतलब एक मधुमक्खियों में एक अन्य प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, शंक्वाकार की ही होती हैं, उसको अन्य प्रकार की सेलें पाई जाती हैं जो पराबैंगनी किरणों को देखने में मदद करती हैं। पराबैंगनी किरणों के लिए सुग्राही होती है, सामान्य मनुष्य उसको देख नहीं सकता। और मुर्गा की आँखों में दंडाकार सेलें की मात्रा काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं, जिस कारण से वह सुबह मतलब जल्दी से जग जाता है, और सूर्यास्त होने के समय जो होता है कि जल्दी से सो जाता है। राड प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होता है, या तीव्रता के लिए बोल सकते हैं, या फिर दिन और अंधेरा के लिए बोल सकते हैं, उजाला और अंधेरा के लिए बोल सकते हैं। जो कोन होता है हमारा रंगों के लिए सुग्राही होता है। इसको याद कैसे रखेंगे समझिएगा। जब होली होता है तो होली में एक टोपी मिलती है जो कलरफुल होती है, ऐसे टोपी लगाते हैं लोग,
वो काफ़ी कलरफुल होती है, रंग बिरंगों की होती है। तो आप, और यह शंकु की आकार की होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो शंख होता है वह शंख रंगों को बताता है। आप लोग होली के टोपी से याद रखिएगा, होली का टोपी रंग बिरंगा होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे। और नेक्स्ट शेडिंग लगाइएगा, प्रतिबिंब का बनना, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इतना मैं मिटा दे रहा हूँ। और फिर से बता, जो नेत्र लेंस होता है और रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जो मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र की फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग लगाइएगा, ये हमारा नेत्र है, नेत्र लेंस। समझिएगा, जैसे मान लीजिए अनंत दूरी पर यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि नेत्र पर जब प्रकाश को डालते हैं तो कैसे नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, नेत्र लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है। देखिएगा, मान लीजिए कोई अनंत दूरी पर वस्तु रखी गई है, जहाँ से जब यहाँ से प्रकाश किरणें सीधे समांतर होकर जाती हैं तो लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात जली द्रव, नेत्र लेंस कांच द्रव से अपवर्तन होने के पश्चात रेटिना पर गिरती हैं, जहाँ पर रेटिना पर गिरती हैं और यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। लेकिन अभी हम बताए थे कि रेटिना में बहुत सारे नर्व्स मिलती रहती हैं, मतलब नर्व्स पाई जाती हैं, वह नसें मस्तिष्क तक जाकर जुड़ी रहती हैं। उन नसों के द्वारा मैसेज पहुंचता है कि रेटिना पर कोई प्रतिबिंब बना है, सूचना देती हैं वो नस मस्तिष्क को, और वहाँ पर अनुभव के आधार पर हमें मालूम चलता है कि कोई प्रतिबिंब बनता है। और अनुभव के आधार पर हमें मतलब अनुभव होता है कि वह प्रतिबिंब सीधा बनी है, लेकिन वास्तव में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब अनंत दूरी से कोई वस्तु चलती है, प्रकाश किरणें चलती हैं, वह सीधे समांतर लेंस पर गिरती हैं और लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात जली द्रव, फिर से नेत्र लेंस कांच द्रव से होते हुए रेटिना पर गिरती है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। और इसकी सूचना रेटिना में जितने भी नर्व्स होते हैं मस्तिष्क तक जाते हैं और वहाँ पर हमें अनुभव के आधार पर मालूम चलता है कि वह प्रतिबिंब सीधा है। केवल इतना ही बात को लिखना है। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब के बनने में कैसे लिखेंगे कि माना कोई वस्तु है, अनंत दूरी पर कोई वस्तु है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस पर गिरती हैं तो लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात जब रेटिना पर पहुँचती हैं तो उसका प्रतिबिंब वहाँ पर उल्टा बनता है। यह सूचना ऑप्टिकल नस के द्वारा मस्तिष्क में जाता है और वहाँ पर अनुभव के आधार पर हमें मालूम चलता है कि प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है। इतना ही बात को लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की समंजन
क्षमता, समझिएगा। देखिएगा, जब अनंत दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं तो हमारा मानव नेत्र उसे आसानी से देख लेता है और वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर अपवर्तित होती हैं, लेंस पर गिरती हैं और अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर जाती हैं, जहाँ पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। उस समय जो मांसपेशियाँ होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। उस समय जो हमारा क्या बोलते हैं, उस समय जो हमारा फोकस दूरी होता है अर्थात वक्रता त्रिज्या होती है काफ़ी बड़ी, सबसे बड़ी होती है। जब मानव नेत्र एकदम ढीला पड़ जाता है, अनंत दूरी पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय प्रतिबिंब वहाँ से जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो उस नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब उसका बना देती हैं। उस समय जो हमारा नेत्र लेंस होता है एकदम ढील हो जाता है, एकदम स्पष्ट होता है, मतलब उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, आराम से देखते हैं। उस समय जो हमारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अर्थात वक्रता त्रिज्या होती है सबसे बड़ी हो जाती है। और देखिएगा, जब उसी वस्तु को आप नज़दीक लेकर आएंगे तो हमारा जो नेत्र होता है ऐसे सिकुड़ाना पड़ता है। उस समय जो लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है काफ़ी छोटी हो जाती है और पुनः प्रतिबिंब रेटिना पर बना देती है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है और हम वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। यानी कि लेंस द्वारा नेत्र की फोकस दूरी कम करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। दूर की वस्तुओं को जब देखना था तो नॉर्मली हम ऐसे किए थे और लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बन जाता है। उस समय जो हमारा वक्रता त्रिज्या होती है सबसे बड़ी होती है। जैसे किसी वस्तु को आप नज़दीक लेकर आएंगे आँख को सिकुड़ाना पड़ता है, मांसपेशियाँ सिकुड़ा देती हैं और पुनः उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना देती हैं। उस समय जो नेत्र की वक्रता त्रिज्या होती है सबसे छोटी होती है। यानी कि नेत्र द्वारा नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को, नेत्र की फोकस दूरी कम करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जो समंजन क्षमता हम लगाएंगे, मतलब जैसे जैसे इस वस्तु को नज़दीक लेकर आएंगे वैसे वैसे हमें समंजन क्षमता अधिक लगानी पड़ती है। मान लीजिए यहाँ था तो नॉर्मली देखें, यहाँ पर लेकर आएंगे थोड़ा सा सिकुड़ाना पड़ा, यहाँ लाएं थोड़ा सा सिकुड़ाना पड़ा, यहाँ पर लाएं तो थोड़ा सा सिकुड़ाना पड़ा। यानी कि सिकुड़ाने का मतलब अपनी वक्रता त्रिज्या कम करना पड़ रहा है उसको। ये जो मांसपेशियां हैं ऐसे दाबेंगी, इसकी वक्रता त्रिज्या को कम कर रही हैं। यानी कि वक्रता त्रिज्या यानी कि फोकस दूरी, नेत्र की फोकस दूरी कम करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन समंजन क्षमता लगाने की भी एक लिमिट है। बाबू हम बता दें कि आज हम 4 रोटी खाए हैं, कभी हो सकता है 5 रोटी खा लेंगे, 6 रोटी खा लेंगे, हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि हम 20 रोटी खा लें। तो वही बात है, नेत्र की समंजन क्षमता लगाने की एक लिमिट है। जैसे जैसे वस्तुओं को आप नज़दीक लेकर आएंगे नेत्र की समंजन क्षमता लगाकर वस्तु को स्पष्ट देख लेंगे। लेकिन जब 25 सेंटीमीटर यानी कि वह निकटतम दूरी, मान लीजिए यहाँ पर हम वस्तु को ला दिए और नेत्र सबसे ज़्यादा यानी कि पूरी अपनी ताकत लगा दिया है, समंजन क्षमता पूरी लगा दिया है और वस्तु को स्पष्ट देख लिया है, तो इसे बोलते हैं, मतलब यहाँ पर वस्तु को लाए हैं और नेत्र अपनी पूरी ताकत पूरी समंजन क्षमता लगा दी है और वस्तु को देख लिए, तो इसे बोलते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु यानी कि वह न्यूनतम दूरी जो नेत्र अपनी पूरी समंजन क्षमता लगाकर देख सके, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र का निकट बिंदु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। लिख देना है निकट बिंदु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम
दूरी कहते हैं। जब वस्तु को आप नेत्र लेंस के काफ़ी समीप लेकर आएंगे तो नेत्र को हमेशा समंजन क्षमता लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे वस्तुओं को आप नेत्र के समीप लाएंगे, नेत्र समंजन क्षमता लगाकर हर बार प्रतिबिंब को बना लेता है, लेकिन वस्तु को इतना नज़दीक लेकर आ जाएं जिससे मतलब जो नेत्र लेंस है अपनी पूरी समंजन क्षमता लगा दे और वस्तु को स्पष्ट देख ले, तो वह दूरी कहलाता है निकट बिंदु। और निकट बिंदु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब आता है निकट नेत्र का दूरबिंदु। दूरबिंदु किसे कहेंगे? वह न्यूनतम दूरी, वह अनंत दूरी, मतलब ऐसे समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई मनुष्य है, नेत्र लेंस है, यहाँ से इस वस्तु को देख ले रहा है, तो आप क्या कहें, मतलब बिना समंजन क्षमता लगाए, बिना समंजन क्षमता लगाए यहाँ तक वस्तुओं को देख ले रहा है, यानी कि वह दूरबिंदु जिससे मानव नेत्र अथवा नेत्र लेंस बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट दे सके, उस दूरी को बोलते हैं नेत्र का दूरबिंदु। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि वह दूरबिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए यानी कि नॉर्मल देख सके, वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट दे सके, वह दूरी नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। और सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी, मतलब सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, मानव नेत्र में दोष। मानव नेत्र में दोष। देखिएगा, मानव नेत्र में दो प्रकार की दोष पाई जाती हैं। एक तो नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती जिसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और एक तो दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं जिसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। लेकिन इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का क्लास आपको अच्छा लगा हुआ होगा। यदि क्लास आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दिल से लाइक करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे कि नेत्र का निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसका निवारण कैसे होता है, क्यों उत्पन्न हो जाता है, और फिर दूर दृष्टि क्या होता है, दूर दृष्टि कैसे उत्पन्न होता है, उसका निवारण क्या होता है। फिर एक टॉपिक है अबिंदुदकता, ऐसे करके है अबिंदुकता, इस टॉपिक को भी बताएंगे। फिर से एक जरा दृष्टि दोष होता है, वो क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।